क्या विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन है या दो समाजों का मिलन है? अगर मैं आपसे कहूं कि समाज में यदि विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं ना हो, तो क्या समाज में परिवार यानी फैमिली, किनशिप, नातेदारी जैसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक मैरिज यानी विवाह। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7 सोशोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मैरिज। जैसे कि आपको ये वीडियो या ये इमेज जो आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको एक कपल बैठा हुआ दिख रहा है, यानी ग्रूम और ब्राइड देखने को मिल रही है। उसी के साथ आप देखेंगे तो आसपास कई सारे लोग देखने को मिलेंगे। इस इमेज से हम एक ओवरव्यू लगा सकते हैं कि जो विवाह है यानी जो मैरिज है, वो सिर्फ दो लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि पूरे समाज का कॉन्सेप्ट है। यानी विवाह बहुत सारे लोगों के प्रेजेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ विटनेस चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं वो अभी पता चलेगा। तो विवाह जो है वो एक सामाजिक तौर पे स्वीकृति प्रदान करता है दो लोगों को आपस में साथ में रहने के लिए, यानी अपने यौन संबंध स्थापित करने के लिए लोगों को सामाजिक रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। तो विवाह क्या है? विवाह विवाह मैरिज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी ओल्डेस्ट का मतलब ये, यूनिवर्सल का मतलब ये कि जब सोसाइटी शुरू में थी यानी प्रारंभिक काल में थी तब भी विवाह का कॉन्सेप्ट था। जब धीरे धीरे परिवर्तन आया समाज में, समाजों में परिवर्तन आया, हम विकास की ओर बढ़े, तब भी हमारे पास मैरिज का कॉन्सेप्ट था। यूनिवर्सल का मतलब कि हर एक समाज में आपको ये सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब मैं बात कर रहा हूं सोशल इंस्टीट्यूशन के, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ ना कुछ रूल से मिलके बना होता है, कुछ ना कुछ नॉर्म्स से मिलके बना होता है। क्लियर? रूल्स या नॉर्म्स का मतलब ये है कि जब कुछ नियम, कायदे, कानून बना दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे कि स्कूल भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आपको कक्षा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार विवाह में भी कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि आपको ऐसे ही मैरिज करनी है। कुछ समाज के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि आपको कुछ नियम और उसके कुछ मानदंड होंगे। तो मैरिज जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है। ये सोशल एंड लीगल रिकॉग्निशन इसको मिलता है, यानी कि सोशली तौर पे, यानी आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको इस बात की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आप और आपका जो पार्टनर है वो एक दूसरे के साथ में रह सकता है। लीगली तौर पर रिकॉग्निशन का मतलब जब आप शादी करने के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है, यानी आपके प्रॉपर्टी में भी आपके पार्टनर को हक मिलता है, आपके परिवार में हक मिलता है, आपके सारी चीजों में हक आप दोनों का बराबर होता है। उसे हम बोलते हैं लीगल रिकॉग्निशन। तो मैरिज जो है, विवाह जो है, एक सोशली अप्रूव्ड रिकॉग्निशन वाला इंस्टीट्यूशन है, एक लीगल रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन है जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करता है। Marriage is not only for the biological but it also relationship where the social, culture and economic, religious, legal institution ensure the continuity of the society। मतलब मैरिज का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो सेक्सुअल बिहेवियर है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है मैरिज का कॉन्सेप्ट, बल्कि मैरिज का कॉन्सेप्ट सोशली यानी सामाजिक तौर पे, कल्चरली यानी सांस्कृतिक तौर पे, उसी के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन का मतलब आर्थिक गतिविधियां जो होंगी उसमें भी सामंजस्य होगा, उसमें भी समन्वय होगा। साथ ही साथ रिलीजियस प्रैक्टिस भी आपको शेयर करनी पड़ती है जब आपकी मैरिज होती है। तो ये इन सारी चीजों को स्वीकृति प्रदान करता है कौन? मैरिज। और मैरिज को कौन स्वीकृति प्रदान करेगा? सोशल अप्रूव्ड रिलेशन, यानी सामाजिक तौर पे जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो मैरिज को एक रिकॉग्निशन देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं कि कुछ थिंकर्स के अनुसार क्या है। कुछ थिंकर्स ने जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी विवाह के लिए, उसे हम देखते हैं।
तो पहले थिंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ड वेस्टमार्क जो है, एडवर्ड वेस्टमार्क कहते हैं कि मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जहां एक और एक से ज्यादा मैन और वुमेन आपस में एक साथ रहते हैं, और साथ ही साथ वहां उन कस्टम लॉज भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट्स मतलब कुछ अधिकार, कुछ ड्यूटीज, एंड बोथ द पार्टनर्स एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब कि मैरिज एक ऐसा रिलेशन है जहां एक या एक से अधिक पुरुष या महिलाएं आपस में एक साथ रहती हैं, कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज का वहन करती हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी साथ में रखती हैं, जिसमें कुछ कस्टम्स हो गए, कुछ लॉज हो गए, कुछ मानदंड हो गए, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ध्यान देने बात है कि एडवर्ड वेस्टमार्क ने किसके बारे में बात की, कस्टम्स के बारे में बात की, लॉ के बारे में बात की, यानी कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं रॉबर्ट लेवी, यानी रॉबर्ट एस लेवी। मैरिज इज अ रिलेटिव परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जो दो लोगों के बीच, यानी एक फीमेल और मेल के बीच, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो परमानेंट सोशल रिलेशन होता है, जो परमानेंट बॉन्ड होता है, जो सोशल रिलेशन होता है, वो एक परमानेंट तरीके से होता है दो लोगों के बीच में, उसे बोलते हैं ये मैरिज। यानी अपेक्षानुसार ये परमानेंट, यानी एक बार अगर वो बन गया तो हमेशा ही हमेशा रहेगा। प्लस ये सोशली क्या होंगे, अप्रूव्ड होंगे, यानी सामाजिक तौर से क्या होंगे, स्वीकृति प्रदान इनको होगी, यानी लोग आसपास के इनके जो लोग होंगे वो इनको पता होगा कि ये दोनों विवाहित हैं और एक दूसरे के साथ में रहते हैं। दोस्तों हमने कई बार लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा। लिव इन रिलेशन को कानूनी तौर पे तो लोग वैधता देते हैं कि कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर आप बालिग हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन सोशली तौर पे उसे अप्रूव नहीं किया जाता है। अगर चलिए सोशली तौर पर उसे अप्रूव्ड किया भी गया, ठीक है आप दोनों बालिग हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मैरिज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिप्रोडक्शन, यानी बच्चों का पैदा होना, वो सामाजिक तौर पे स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। इसीलिए जो लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है उसे सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। यही डिफरेंस होता है लिव इन रिलेशन या जो नॉर्मली रिलेशन है और मैरिज के कॉन्सेप्ट में। क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ और थिंकर्स हैं जैसे कि ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की। ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की को जब हम देखते हैं तो इन्होंने बोला कि जो मेलिनोस्की ने बोला, यानी जो, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की, यानी जो इन्होंने बोला कि मैरिज जो है एक सोशल कॉन्सेप्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक सामाजिक अनुबंध है जो कि बताता है कि आपको जो आपके बच्चे होंगे उनका आपको केयर करनी है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यानी कि जो मेलिनोस्की है उन्होंने बताया कि जो विवाह है, विवाह सिर्फ इसलिए, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो मेलिनोस्की थे वो एक प्रकारवादी थिंकर थे, यानी फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। वो हमेशा सोशल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो विवाह है वो क्या करता है, वो हमेशा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, चाइल्ड केयर के बारे में बात करेगा, मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा। यानी विवाह एक ऐसा अनुबंध है जो कि बच्चों के केयर के लिए किया जाता है, मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किया जाता है, लेजिटिमेसी के लिए किया जाता है, यानी सोशल लेजिटिमेट रिलेशन के लिए किया जाता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो सोशली क्या हो जाए, अप्रूव हो, लेजिटिमाइज हो। क्लियर। उसके बाद आते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने बोला कि इट प्रोवाइड द लेजिटिमेसी टू रिप्रोडक्शन, मतलब कि मैरिज जो है वो आपका जो सेक्सुअल रिलेशन है, रिप्रोडक्टिव रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, उसको लेजिटिमाइज करता है, यानी उसको एक अथॉरिटी देता है कि अब आप दोनों क्या है, आप दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, आपके पास सोशली तौर पे, लीगली तौर पे आपके पास परमिशन है कि आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जॉर्ज
पीटर यानी जीपी मॉर्डक बोलते हैं कि इट्स अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक यूनियन, मतलब कि सामाजिक तौर पे स्वीकृत सेक्सुअल यानी यौन एंड आर्थिक संबंध है। यानी इसका मतलब ये कि जिसे सामाजिक तौर पे स्वीकृत किया जाता है वो आप वहां आप यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्थिक संबंध भी बना सकते हैं। विलियम जी गुडे कहते हैं कि इट इस्टेब्लिश द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब कि कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ राइट्स होंगे आप दोनों के, जिनको आपको बराबर शेयर करके चलना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि एक काम सिर्फ पुरुष कर रहा है और दूसरा काम पुरुष नहीं, मतलब महिला नहीं कर रही है, बल्कि दोनों को कोऑपरेशन के साथ आपको अपने राइट्स, आपको ड्यूटीज आपको जानने पड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद आते हैं क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। क्लाउड लेविस स्ट्रॉस को हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। क्लाउड लेविस स्ट्रॉस कहते हैं कि देखिए क्लाउड लेविस स्ट्रॉस जो है, स्ट्रॉस ने अलायंस थ्योरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? अलायंस थ्योरी के बारे में बताया। अलायंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। अलायंस थ्योरी का मतलब है कि जो किनशिप होते हैं, जो किन होते हैं, उन दोनों के बीच में दो से एक से ज्यादा किन्स के बारे के बीच में क्या होना, कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना। इसका मतलब ये होता है कि जो विवाह है वो किसी दो व्यक्तियों के बीच की संबंध नहीं है, बल्कि दो अलग अलग नातेदारियों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। वहीं अलायंस थ्योरी बोलता है कि इट मैरिज जो है, यानी जो मैरिज है वो क्या है, वो एक पैटर्न है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वुमेन होता है। एक्सचेंज ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी शादी होगी तो जो फीमेल्स होंगे वो अपना घर छोड़ के यहाँ आएंगी, अगर मेरी बहन की शादी होती है तो वो मेरी बहन अपना घर छोड़ के कहीं और जाएंगी। तो एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, वुमेन हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ वुमेन मतलब दो लोगों के बीच में, ये पर्टिकुलर दो लोगों के बीच की शादी नहीं है, संबंध नहीं है, बल्कि अलायंस होते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से क्या होता है, जुड़ता है। इसे ही उन्होंने बोला अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी कहती है कि एक्सप्लेन द मैरिज थ्रू द अलायंस। मैरिज इज द अलायंस बिटवीन टू फैमिली और टू किन ग्रुप, यानी दो परिवार और जो दो नातेदार ही होती है, दो रिश्तेदार होते हैं, उन दोनों के बीच एक अलायंस होती है, एक रिलेशन बनता है, एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है, जिसे इन्होंने बोला अलायंस थ्योरी। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि अलायंस थ्योरी किसने दिया, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस ने। क्लाउड लेविस स्ट्रॉस ने बताया कि जो विवाह है वो सिर्फ और सिर्फ किसी दो लोगों के बीच की संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच या दो नातेदारी के बीच का एक संबंध है, जिसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ बनाया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विवाह में देखने को मिलता है, या जो विवाह की विशेषताएं हैं वो क्या है। ये कहता है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये जो है इन एवरी सोसाइटी, इसका मतलब ये कि जो विवाह है, विवाह का कॉन्सेप्ट यानी विवाह का सोशल इंस्टीट्यूशन, विवाह जैसी सामाजिक संस्थाएं हर समाज में मिलती थी। यानी जो पहले समाज था, आदिम समाज, वहां भी, उसके बाद जो मध्यकालीन समाज वहां भी, उसके बाद आधुनिक समाज में भी विवाह का कॉन्सेप्ट था। यानी जब मैं हूं तब भी विवाह का कॉन्सेप्ट है, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी विवाह के जैसे सामाजिक संस्थाएं रहेंगी ही रहेंगी। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक संस्था है। उसके बाद इसका काम है रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि दो लोगों के बीच जो यौन संबंध होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना। उसके बाद सोशली अप्रूव्ड रिलेशन होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं लिव इन रिलेशन की, जब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशन की बात करते हैं, ये पेन मैच नहीं हो रही गाइस,
जब हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब जब मैं और मेरा पार्टनर, अगर हम 18 साल से या 21 साल से ऊपर हैं, बालिग हैं, तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। आजकल बहुत फेमस है लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट, बट सोशली अप्रूव्ड नहीं है, यानी आपके आसपास के लोग उसको वैधता प्रदान नहीं करते हैं। आप लोग साथ में रहते हैं, लेकिन क्या आपका यहाँ पे बच्चे रिप्रोडक्शन जैसे पॉसिबल है, क्या बच्चा होना पॉसिबल है लिव इन रिलेशन में? तो नहीं। अगर उसे आप अगर इन केस मान लीजिए कि हमारे बच्चे हो भी जाते हैं लिव इन रिलेशन में, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसके साथ आपका जायज रिश्ता यानी अप्रूव्ड रिलेशन नहीं माना जाएगा। और जो अप्रूव्ड रिलेशन नहीं है, जो जायज नहीं है, उसे क्या कहा जाता है वो आप जानते हैं। तो एक सोशली अप्रूव्ड रिलेशन है, लेजिटिमाइज करता है रिप्रोडक्शन को, यानी संतान उत्पत्ति को क्या करता है, वैधता प्रदान करता है, कौन, विवाह। उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। लीगल इसका मतलब ये जैसे कि कोर्ट मैरिज जो हो गया, कोर्ट मैरिज जो हो गया, कोर्ट मैरिज में अगर आप कोर्ट मैरिज से शादी करते हैं तो आपको लीगली तौर पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली शादी करते हैं तो उसके बाद जब अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो अभी आपको ये लीगली रिकॉग्निशन देता है। उसके बाद एक स्टेबल फैमिली देता है, इमोशनल सिक्योरिटी देता है, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी देता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब यानी आर्थिक समन्वयन का मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ आर्थिक चीजों को साझा करेगा, यानी अगर आप काम करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ काम करेंगे, अगर वो काम करते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद बात करते हैं कि क्या फंक्शन है मैरिज के। मैरिज का फंक्शन है कि रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल सामाजिक जो यौन सामाजिक विनिमय होता है उनको रेगुलेट करना। रिप्रोडक्शन संतान उत्पत्ति हो गया, फैमिली का निर्माण करता है, अगर अगर विवाह के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो परिवार का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। उसके बाद सोशलाइजेशन करता है। देखिए फैमिली जो है, फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ, या फॉर कह सकते हैं, सोशलाइजेशन, यानी सामाजिक जो परिवार है वो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। यानी जो बच्चा है अगर वो समाज में रहने लायक बनता है तो किसके कारण, परिवार के कारण ही बनता है। और परिवार का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है जबकि जब विवाह का कॉन्सेप्ट पॉसिबल होगा। क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शंस भी होते हैं कुछ पार्टनर के, जो आपका पार्टनर है उसके इकोनॉमिक फंक्शंस होंगे कि अगर आप कमा के उनको पैसा दे रहे हैं तो वो उनका सही तरीके से घर चला सके। अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच शेयरिंग्स होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक और फंक्शंस हैं। इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन यानी संपत्ति के अधिकार। देखिए फेडरिक एंगल्स नाम के एक थिंकर हुए, फेडरिक एंगल्स नाम के एक थिंकर हुए, उन्होंने बोला कि जो विवाह का कॉन्सेप्ट है या जो लोग एक शादी करते हैं वो इसीलिए शादी करते हैं कि जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित करके रखे, यानी जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो किसी आपके ही बच्चों पे जाना चाहिए, किसी और लोगों पे नहीं चला जाना चाहिए। तो जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो आपका संपत्ति का अधिकार के लिए भी जरूरी है, जो आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है उसका अधिकार आपको किसी आपके बच्चे को मिले। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी देता है, मतलब कि जो आपके इमोशंस हैं, जो भावनात्मक सुरक्षात्मक आपको मिलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपका पार्टनर आपको कंसोल करेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ मैरिज, सबसे पहले आता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब कि एक पुरुष एक
पुरुष और एक महिला दोनों आपस में शादी कर लें, जो कि आज आधुनिक समाज में आपको देखने को मिलता है कि यानी सिंगल विवाह या एकल विवाह भी इसे कहते हैं कि मैंने मेरी किसी आप एक टाइम में किसी एक ही पर्टिकुलर आदमी पार्टनर से शादी कर सकते हैं। जब तक आपका डिवोर्स नहीं होगा तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसके बाद पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है एक से ज्यादा विवाह, एक से ज्यादा विवाह। मतलब अब ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने महाभारत देखी है, महाभारत अगर आपने टीवी में देखा है तो आपको द्रौपदी का कैरेक्टर याद होगा। द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी, एक ये। उसके बाद कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो कि हम देखते ही आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है द्रौपदी, जिसमें कि एक वुमेन है और उसके कई सारे हस्बैंड्स हैं। क्लियर। दूसरा जो हम नॉर्मली देखते हैं कि एक जो राजा है वो कई सारी रानियों से शादी करता है, तो इसे हम बोलते हैं कि पॉलीगैमी, मतलब कि बहुत सारी शादियां करना। उसके बाद ग्रुप मैरिज। पॉली उस पॉलीगैमी में इसी के 2 पार्ट्स और हुए, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीजिनी का मतलब बहुपत्नी, यानी एक मैन होगा जिसके बहुत सारे पत्नियां होंगी, जैसे कि नॉर्मली जो राजा महाराजा लोग करते थे कि एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी। पॉलीएंड्री का मतलब बहुपति, यानी एक फीमेल होगी और उसके बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे, इसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। उसके बाद इसमें 2 अगर और हम देखते हैं, फैटर्नल एंड नॉन फैटर्नल। मतलब कि जो कि फीमेल है वो किससे शादी कर रही है, ब्रदर्स से शादी कर रही है। मतलब कि जो जिनसे अलग अलग जो पुरुष हैं वो आपस में क्या है, भाई हैं, लेकिन यहाँ पे भाई नहीं होंगे। क्लियर। तो पॉलीगैंड्री में अगर एक फीमेल अपने एक कई सारे भाइयों से एक साथ शादी कर लेती है, जैसे कि द्रौपदी ने एक ही मदर के सारे बच्चे थे उनसे शादी किया, तो वो क्या हो जाएगा, फैटर्नल। बट अगर अलग अलग आदमी से शादी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन फैटर्नल। ये किसके पार्ट हो जाएंगे, पॉलीएंड्री के। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये कहते हैं कि जो मोनोगामी है, वन मैन एंड वन वुमेन एट ए टाइम, यानी एक समय में एक एक पुरुष और एक महिला जब शादी करेंगे एक समय में, तो उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोगामी। जैसे कि जो नॉर्मल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में आज हमें देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। उसके बाद पॉलीजिनी का मतलब बहुपत्नी, वन मैन एंड मल्टीपल वुमेन, यानी एक पुरुष और एक से अधिक स्त्रियां होंगी एक समय में, यानी एक पुरुष और बहुत सारी स्त्रियां होंगी, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉली पॉली पॉलीजिनी। यानी कि मतलब कि जैसे कि जो राजा हो गया, राजा महाराजा हो गए, एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, जैसे कि ट्राइबल्स में हो गया, या पोस्ट जैसे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस जनजाति में हो गया, पशुपालक समाज में हो गया, इन सारी समाज में देखते थे कि जनजाति में एक सरदार होता था और उसकी कई सारी पत्नियां होती थी, या जो राजा होता था उसकी कई सारी पत्नियां होती थी, जिसे हम बोलते थे पॉलीजिनी। उसके बाद पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब कि फाउंडिंग द टोडा ट्राइब्स, यानी टोडा ट्राइब्स में देखने को मिलता था कि जहां पे एक एक वुमेन है और वो बहुत सारे उसके क्या है, हस्बैंड। जैसे कि हम देखते हैं द्रौपदी का कॉन्सेप्ट, किसका, द्रौपदी का कॉन्सेप्ट। द्रौपदी का कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, यहां लिख देता हूं, द्रौपदी एट महाभारत। द्रौपदी एट महाभारत, जो महाभारत का कॉन्सेप्ट था द्रौपदी, वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएंड्री का, बहुपत्नी का। क्लियर, बहुपति का। उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें बेस ऑन द मतलब कि आपके स्टेटस के बेसिस पे अगर मैरिजेस को हम बांटते हैं तो मिलता है इंडोगैमी। इंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ। आपको नाम समझ आ जाएगा। इंडो का मतलब मैरिंग विथ द ओन सोशल ग्रुप, यानी आप अपने ही सामाजिक समूह में शादी कर रहे हैं, यानी आप अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, आप अपने ही ट्राइब में शादी करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इंडोगैमी, यानी अंतर विवाह। उसे हम बोलते हैं अंतर विवाह, यानी आप अपने ही सोशल ग्रुप के अंदर शादी कर रहे हैं।
एक्सोगैमी का मतलब मैरिंग द आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप, यानी जब आप अपने सामाजिक ग्रुप से, आप अपने समाज से बाहर दूसरे किसी कास्ट में या बाहर किसी दूसरे समाज में, धर्म में कहीं शादी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सोगैमी यानी बहिर्विवाह। क्लियर। उसके बाद आता है हाइपरगैमी यानी अनुलोम एंड हाइपोगैमी यानी प्रतिलोम। मैं बोलूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हाइपरगैमी का मतलब जब वुमेन, इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वुमेन की ही बात हो रही है, ठीक है। जब वुमेन किससे शादी करेगी, हायर स्टेटस वाले लोगों से शादी करेगी, मतलब जब किसी स्त्री की शादी किसी हायर स्टेटस में की जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, अनुलोम या हाइपरगैमी। बट जब मैं बात करूंगा कि किसी लोअर स्टेटस में शादी करेंगे तो हम उसे बोलेंगे प्रतिलोम या हाइपोगैमी। क्लियर। तो ये 4 प्रकार थे कि विवाह के जो नियम या वरीयता के स्थान पे, मतलब सोशल पोजीशन के तौर पे जो हम विवाह को 4 भागों में बांटते हैं। अब मान लीजिए कि नॉर्मल शादी हो गई, बट बट जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर उस स्त्री का उसके बाद क्या होगा, या मान लीजिए कि उस कपल में से उस फीमेल्स की क्या होगी, डेथ हो गई किसी कारण से, बाय द डिसीज या एक्सीडेंट के कारण से, तो वो हस्बैंड क्या करेगा। तो उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, लेविरेट एंड सोरोरेट। लेविरेट कहता है कि विडो मैरिज टू हस्बैंड्स ब्रदर, मतलब कि इन केस ऑफ उस स्त्री के पति का क्या हो गया, डेथ हो गया किसी भी कारण से, तो वो अपने छोटे भाई से क्या करेगा, हस्बैंड के छोटे भाई से क्या करेगी, शादी कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे देवर विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवर विवाह। उसी तौर पे जो विडो है, मतलब कि अगर सेम इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो हस्बैंड है उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो अपनी साली से शादी करेगा, तो उसे हम बोलते हैं सोरोरेट। क्लियर। ध्यान देना है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर। तो लेविरेट का मतलब जो हस्बैंड है वो, सॉरी, जो वाइफ है वो किससे शादी करेगी, अपने देवर से शादी करेंगी। और जो सोरोरेट का मतलब जो कि हस्बैंड है वो अपने वाइफ के सिस्टर से शादी करता है। क्लियर। उसके बाद चलते हैं कि आगे क्या कहता है कि हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट, जब हम हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ये उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है जिसे आपको करना ही पड़ता है। यानी हिंदू वैदिक स्कल्पचर के अनुसार या सभ्यता के अनुसार समाज में 16 संस्कार दिए गए हैं कि वो 16 संस्कार जो कि आपके जन्म के पूर्व से शुरू होते हैं और आपके मृत्यु के बाद तक चलते हैं। तो इसमें से 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। इसमें धर्म का पालन करना, मतलब विवाह आपको करना है तो आपको धर्म का पालन ही करना पड़ेगा। उसके बाद प्रजा, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए आपका विवाह किया जाता है। रति मतलब सहचार या यौन जीवन जीने के लिए भी आपका विवाह किया जाता है। तो हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि धर्म के कारण या 16 संस्कारों के कारण आपका विवाह किया जाता है, यह संतान उत्पत्ति के लिए आपका विवाह करवाया जाता है, या सहचर या यौन संबंध बनाने के लिए आपका विवाह कराया जाता है। क्लियर। तो हिंदू मैरिज रिलीजियस स्कैरमेंट यानी संस्कारों में से एक है, जिसमें से कि जैसे कि इंक्लूड जो कन्यादान होता है, पानी ग्रहण होता है, हवन होता है एंड सप्तादि होता है। सप्तादि मतलब 7 फेरे। ध्यान देना है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, सेम लाइन की क्या सीरीज होती है हिंदू मैरिज में, जब पर्टिकुलर मैरिज हो रही होती है तो किस स्टेप्स में फॉलो की जाती है, कि पहले कन्यादान होता है, पानी ग्रहण होता है, कि हवन होता है, कि फिर 7 फेरे होते हैं, इसमें से कौन सा सही सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि जो हिंदू मैरिज हिंदू वेदों के अनुसार 8 टाइप के विवाह दिए गए हैं। 8 टाइप में से जो 4 विवाह हैं वो आदर्श विवाह माने जाते हैं। आदर्श विवाह का मतलब कि समाज ने उसे एक्सेप्ट किया है, उसे लेजिटिमाइज किया है। लेकिन 4 विवाह ऐसे हैं जिसे समाज वैधता नहीं प्रदान करता। तो उसमें से यह कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला जो है, जो कि ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब जब आप पुत्री, जो पिता है वो अपनी पुत्री की शादी किसी ऐसे ही योग्य पुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी
बहुत ज्यादा जो ज्ञानी है उससे शादी कर देता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रह्म विवाह, यानी सर्वश्रेष्ठ योग्य वर ढूंढ के उसकी शादी कर देना। उसके बाद दैव विवाह, दैव का मतलब कि देवता के साथ शादी करना। अब देवता का रूप कौन है? जो हमारे यहाँ पुजारी होते थे, साधु होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना। क्लियर? तो गिवन टू द प्रीस्ट, जो है प्रीस्ट यानी यज्ञ करने वाले लोगों को, पुरोहित से अपने पुत्री की शादी कर देना। अर्श विवाह में क्या होता है? अर्श विवाह में जो वर का पिता होता है, यानी जो कि हस्बैंड का जो कि पेरेंट्स होते हैं, वो पुत्री को घर वालों को क्या देते हैं कि बैल या गाय एक्सचेंज के तौर पे उनको ये सारी चीजें भेंट दी जाती हैं। गाय और बैल की भेंट दी जाती हैं। क्लियर? प्रजापत्य विवाह का मतलब कि नॉर्मली शादी जो आप देख रहे हैं कि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी हो गई और परिवारों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसे हम बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। इन चारों विवाह को अगर आप देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं प्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह। क्लियर? और इसे हम बोलते हैं अप्रशस्त। क्लियर? असुर विवाह। ये चारों जो हैं आप देख रहे हैं ये अप्रूव्ड हैं, मतलब इसे समाज ने एक्सेप्ट किया है। और ये जो चार आप देख रहे हैं इसे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। असुर विवाह का मतलब कि पेमेंट आप धन के बदले, जो कि वर है उसके पिता या जो वर है आपको पैसे देके घर पुत्री के घर वालों को पैसे देंगे और पैसे देके वधु को क्या करना? खरीदना। पेमेंट ऑफ वेल्थ टू ब्राइड्स फैमिली, मतलब कि जो वधु के घर वालों को क्या पैसे देके देना। उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में म्यूचुअल लव, मतलब जिसे आप आज के डेट में लव मैरिज भी कहा जाता है। जो लव मैरिज होता है यदि दोनों के बीच प्रेम होता है और उसके बाद अगर आप शादी कर लेते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। पहले के समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था, हालांकि अब तो है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब फोर्सफुली किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया, इन सारों कारण शादी करना, जिसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। एंड पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में मतलब जो कि जो फीमेल है वो उसे कुछ ऐसे सेड्यूस करके या कुछ नशीली दवाई खिला के उसके बाद फोर्सफुली शादी कर लेना, दैट इज कॉल्ड पिशाच विवाह। क्लियर? जो पिशाच विवाह है सबसे लोएस्ट एंड मोस्ट कंडेमेबल, मतलब कि सबसे ज्यादा जो अनैतिक विवाह का फॉर्म है हिंदू मैरिज में, वो है पिशाच विवाह। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद मुस्लिम निकाह में क्या होता है? उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज में कबूल कबूल बोलते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले कंसेंट लिया जाता है फीमेल्स का, उसके बाद प्रपोजल जाता है, फिर उसके बाद कबूल, फिर विटनेस जो होते हैं वो मिलते हैं आपको, एंड फिर मेहर दी जाती है। मेहर मतलब सम ऑफ द सोशल सिक्योरिटी टाइप कुछ जो अमाउंट होता है वो दिया जाता है, एंड जिसे हम बोलते हैं वैलिड निकाह। इसमें जो इस्लामिक विधि से जो शादी होता है उसे हम बोलते हैं सिविल लॉज के हिसाब से होता है, मतलब जो निकाह है वो लीगली है, ये धार्मिक तौर पे नहीं बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी क्या है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक तौर पे एक अनुबंध है जो कि देखते हैं। उसके बाद है कि कुछ जो टाइप्स है मुस्लिम विवाह के, जैसे कि साहिल। इसमें क्या होता है कि पूर्ण वैध सभी कानूनों के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी एक लेजिटिमेट तरीके से विवाह करना। बाटिल। बाटिल भी एक्सेप्टेबल नहीं कि इनवैलिड फॉर्म ऑफ द बिगनिंग ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोहिबिटेड, यानी प्रारंभ से अवैध हो गया। मूल निषेध का उल्लंघन करना, मतलब जो नियम कानून इस्लामिक तौर पे बनाए गए हैं उसको फॉलो ना करके उसके उस तरीके से शादी करना। फासिद का मतलब कि डिफेक्टिव, की औपचारिकता का अभाव हो गया, कमी दूर करने का वैध संभव। मूटा हो गया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जैसे एक निश्चित अवधि के लिए एक अस्थायी विवाह के लिए शादी करना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कौन सा फॉर्म है, ये किसे बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मूटा। क्लियर? सो कुछ जो है इंपॉर्टेंट लॉज हैं हमारे मैरिज के लिए, जो कि देखने को मिलते हैं कि मैरिज में क्या लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो लॉ है वो है कि
मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें आपको देखने को गवर्नमेंट मैरिज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे कि सेकुलर मैरिज, मतलब कि इंटर रिलीजन, यहाँ पे आप अंतर इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है, जो एक्सेप्टेंस है, वो इसी में मिला है, स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको जैसे कि अप्लाई टू हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सारे में है। इंट्रोड्यूस द मोनोगैमी एंड द लीगल डिवोर्स। पहले का होता था डिवोर्स देना बहुत बहुत कठिन होता था, उसके बाद जब हिंदू मैरिज कोड बिल में लाया गया कि जो डिवोर्स है उसे हम लीगली एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद प्रोहिबिटेड टू चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिटेड कि जो कि पहले बाल विवाह होता था उसको प्रोहिबिटेड किया गया। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि आपको देखने को मिलना और देखने हैं कि, तो इसमें से हमने देखा जो कि भारत में जो नियम है, ये लव मैरिज को प्रमोट करते हैं, इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करते हैं, एंड विवाह में देरी को भी प्रमोट करते हैं, एंड जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करते हैं। मतलब कि अगर किसी, पहले क्या होता था कि 18 साल के हो गए लोग और उनकी शादी करा दी जाती थी, बट अब आज लोगों को अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना करियर बनाना है। ये सारी चीज़ों को जो लॉज है प्रोटेक्ट करता है कि एक लव मैरिज, कि अगर दो बालक हैं, दो बालिक लोग हैं, वो अगर आपस में प्रेम है तो शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करता है, जो लॉज हैं कि ऐसा नहीं कि आप अपने ही कास्ट में शादी कीजिए, अगर आप किसी और कास्ट में शादी करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, यानी जितना जो ड्यूटीज़ हैं वो अगर किसी मेल को हैं, उतनी ही ड्यूटीज़ राइट्स के फीमेल्स को भी देखने को मिलेंगी। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द वुमेन मैरिंग द ब्रदर ऑफ डिसेड हस्बैंड। मतलब कि अगर जो वुमेन है वो अपने मृत पति के भाई से शादी करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज लेविरेट। सोरोरेट का मतलब होता है जबकि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के सिस्टर से शादी करता है, मतलब इसमें होगा वाइफ सिस्टर, और इसमें हस्बैंड ब्रदर। क्लियर? अवनकुलेट का मतलब है, अवनकुलेट का मतलब कि मामा के घर, ये दोनों किनशिप के पैटर्न है। क्लियर? सॉरी, फैमिली के, और ये बुआ। क्लियर? तो जब कोई जो फीमेल है या जो महिला है वो अपने मृत पति के भाई से शादी करती है तो उसे हम लेविरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्लीटली इंसेस्ट टैबू रेफर्स टू द व्हाट। देखो हमने जब पढ़ा था अभी क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, अगर आपको याद हो तो इन्होंने दिया था अलायंस थ्योरी। अलायंस थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो दो किन के बीच क्या होता है, शादी होती है। क्लियर? बट इसी में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू का मतलब कि आप अपने ही जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। इंसेस्ट टैबू का मतलब कि जो कि अपने ब्लड लाइन में या जो अपने रिश्तेदारों के बीच में आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा अवॉइडेंस ऑफ द सेक्सुअल रिलेशन इन द ब्लड किंग, यानी आप अपने जो रक्त संबंधी लोग हैं उनसे शादी नहीं हो सकती, उनसे सेक्सुअल रिलेशन
नहीं हो सकता है। तो इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट का मतलब प्रतिबंध लगाना। क्लियर? कि देखिए जो मैंने अभी बताया था कि वो वाले से जो कि सोशल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मैरिजेस होती हैं उसमें एक्सोगैमी क्या है? एक्सोगैमी का मतलब हम देखते हैं। एक्सोगैमी का मतलब जब समाज से बाहर शादी की जाए। इंडोगैमी का मतलब कि समाज के अंदर शादी की जाए। हाइपरगैमी का मतलब कि जब आप अपने स्टेटस से हायर में जाते हैं। हाइपोगैमी का मतलब कि जब आप अपने स्टेटस से नीचे जाते हैं। क्लियर? तो एक्सोगैमी का आंसर हो जाएगा विद इन आउटसाइड द ग्रुप। इंडोगैमी का मतलब इंडोगैमी का मतलब हो जाएगा कि विद इन अ ग्रुप। तो इसी से सही हो जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले का चौथा। क्लियर? प्रतिलोम एंड अनुलोम। क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ मैरिज विच टू और मोर वुमेन आर द लीगली मैटेड वन मैन इज नोन एज। मतलब जिस विवाह में एक पुरुष या दो से अधिक स्त्रियों से शादी करता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कि एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से शादी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोगैमी का मतलब हम समझे थे कि अपने सोशल स्टेटस से नीचे शादी करना, यानी जो आपका सोशल स्टेटस है आपने उससे नीचे शादी की। सोरोरेट का मतलब कि जब आप अपने वाइफ के सिस्टर से शादी कर रहे हैं। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक जो हस्बैंड है या एक जो पुरुष है वो बहुत सारी स्त्रियों से शादी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएंड्री। क्लियर? क्या हो जाएगा? पॉलीएंड्री। तो जितने भी यूजीसी नेट में मैरिज के कॉन्सेप्ट से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप लिंक में जाएं और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।